हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया के बारे में, है ना। इंग्लिश में इसी को वर्ब कहते हैं और संस्कृत में इसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो क्रिया हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि क्रिया वह विकारी शब्द है, क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है। ठीक है, इसी को कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक और उसमें हमने देखा था कि संस्कृत जो भाषा है जिसको मूल भाषा कहे, तो मूल भाषा में, है ना, मूल भाषा के जो धातु हैं उस धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से हिंदी की क्रियाएं बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। अंग्रेजी में हम जिसे वर्ब कहते हैं, जिस बिंदु को, उसी बिंदु को संस्कृत में धातु कहते हैं और ठीक उसी प्रकार से हिंदी में उसी बिंदु को हम क्रिया कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अंग्रेजी का संबंध जिस प्रकार से वर्ब से है, संस्कृत का संबंध जिस प्रकार से धातु से है, उसी प्रकार से हिंदी में हिंदी का संबंध क्रिया से है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। क्रिया के प्रकार हमने पढ़ लिया था। अब हमने एक चीज रखा कि क्रिया का वर्गीकरण। टॉपिक क्या था, क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया का वर्गीकरण। और आपको मैंने बताया था कि क्रिया का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया जाता है, 3 आधार पर। कितने आधार पे, 3 आधार पे। उसमें पहला आधार था कर्म के आधार पर, है ना। कौन सा आधार था, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और बताइए दूसरा, दूसरा बताइए कर्म के आधार के बाद। एक था प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इकरे बाद एक और आधार होता है काल के आधार पर, काल के आधार पर। इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि क्रिया का जो हम वर्गीकरण करते हैं वो कितने आधार पर करते हैं, 3 आधार पर। अगर कोई आपसे पूछता है क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो डायरेक्ट हम 2 और 6, 5, 8, 3 नहीं कह सकते। हमें उससे पूछना पड़ेगा, क्या पूछना पड़ेगा, किस आधार पे आप पूछ रहे हैं। तो उससे पूछना होगा कि आप किस आधार पे पूछ रहे हैं। तो अगर वो बोलता है कि कर्म के आधार पे बताइए क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो हम 2 कह देंगे, हैं। काल के आधार पर कितने होते हैं, तो काल के आधार पे हम 3 कह देंगे। ठीक है, और कर्म के आधार पर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कहता है संरचना के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल संरचना के आधार पर। किसके, संरचना के आधार पर। तो इसमें आता है 5, केवल और केवल संरचना के आधार पर कितना होगा, 5। लेकिन अगर ऐसे लाइन बोले प्रयोग एवं संरचना के आधार पर एक साथ में, तो इसमें क्या होता, 3 प्लस हो जाता है। और प्रयोग और संरचना के आधार पर जब देखें तो उसमें सीधे 8 आता है। अब कहेंगे कि ये किस आधार पे, इसका क्या मतलब, इसका कुछ तो आधार हो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आप किसी भी हिंदी का किताब उठा लो, मैक्सिमम हिंदी के किताब में वो इस टॉपिक को ऐसे लिखा है। देखो ये तो लिख दिया है कर्म के आधार पर, सकर्मक अकर्मक की बातें उसमें करता है। लेकिन इसमें जब आते हैं ना तो सीधा ये लिखते हैं कि कुछ अन्य प्रकार की क्रियाएं, और उसमें ये सारी बातें डाल देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी जो वर्तमान है उसमें संरचना के आधार पर 5 बताया गया है, और पुरानी किताब जो हिंदी की थी उसमें प्रयोग और संरचना के आधार पर 8 दिया था। तो इस आधार पर हम लोग इस चीज को ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि काल के आधार पर कितना, 3, कर्म के आधार पे 2, संरचना के आधार पे 5, इसमें कोई शक नहीं, ये तो होगा ही होगा। और अगला क्या बात रखना है ध्यान, कि प्रयोग अगर लगा दिया जाए तो हम सीधा कहेंगे 8। किसी के मन में ऐसा नहीं ना आ रहा है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के, तो 3 कह देंगे, ऐसा नहीं आना चाहिए। ये 8 कब बोलना है, जब ये दोनों बातें हो, प्रयोग और संरचना के आधार पे। कोई दिक्कत, हमने इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं क्रिया, 2 प्रकार के, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखा था, सकर्मक और अकर्मक। कोई दिक्कत किसी, सकर्मक में भी कितना था, 2 हमने देखा था, 1 कर्मक और 2 कर्मक। और 1 कर्मक का क्या मतलब है कि जो वाक्य दिया रहेगा उसमें क्रिया के साथ 1 कर्म दिया रहे तो हम उसको कहेंगे 1 कर्मक, और उसमें 2 अगर कर्म मिल जाए तो हम कहेंगे 2 कर्मक। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम पढ़ रहा है, और क्या पढ़ रहा है, तो किताब, तो हम इसको रखेंगे 1 कर्मक में। लेकिन शिक्षक
विद्यार्थी को या छात्रों को किताब पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, द्विकर्मक में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हो गया क्या पढ़ा रहे हैं और एक होगा किसको पढ़ा रहे हैं, तो दोनों का आंसर हमें मिलता है, तो हम द्विकर्मक में रखते हैं। कोई दिक्कत? अकर्मक में क्या होता है? अकर्मक का सीधा सिंपल सा परिभाषा है जिसमें कर्म नहीं होता, अमतलब नहीं, कर्मक अमतलब नहीं, इसमें कर्म आ रहा है, मतलब जिसमें कर्म नहीं होता, कोई कर्म ही नहीं है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? घोड़ा, वो तो खुद करता है, और एक काम हो रहा है दौड़ने का, तो उसमें कोई कर्म है? नहीं है। आकाश में चिड़िए उड़ते हैं, है ना, आकाश में चिड़िया उड़ती है, तो अगर उसमें देखा जाए तो आकाश में कौन उड़ रहा है? चिड़िया, तो वो तो करता है ना, वो तो खुद उड़ रही है, और उड़ने का एक काम हो रहा है, उसमें करता नहीं है। ठीक है, सॉरी, उसमें कर्म नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ध्यान रहेगा, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। काल के आधार पे जो बात है, ये जब हम काल नाम का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। किसी भी हिंदी की किताब में देखोगे तो ये उधर ही चर्चा करते हैं। जब हम वाच और काल पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आता है अच्छा से। ठीक है, तो हम उस समय जब काल पढ़ेंगे तो आपको मैं खुद ही बताऊंगा कि हाँ, ये क्रिया के ये 3 प्रकार जो हम लोग पहले छोड़े थे उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये कितने होते हैं इसको लिख लेते हैं, और फिर उसकी परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसको समझ के आज इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहले देखते हैं संरचना के आधार पर, तो पहले नाम लिख लेते हैं, और प्रयोग के आधार प्रयोग उसमें जोड़े लगाएंगे तो 3 कौन बढ़ेंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो हम इसी को करते हैं कि प्रयोग के आधार पर जब हम आते हैं, प्रयोग और संरचना के आधार पर, तो जब इसमें 8 है, जिसमें कि संरचना के आधार पर कितने हैं? संरचना के आधार पर 5। तो कौन कौन है? तो याद रखना है, एक नंबर में रखना है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है? तो ये संरचना के आधार पर क्रिया का भेद है। उसके बाद क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखते हैं प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया, एक हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और एक है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। याद रहेगा क्या? हमने आपको बताया कि संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ये क्या है? संरचना के आधार पर। जब हम इसमें प्रयोग लगाएंगे तो हमारे पास 3 बढ़ के आएंगे, और जो 3 बढ़ के आएंगे उस 3 में कौन कौन रहेंगे? तो देखिएगा, इस 3 में एक तो आएगा सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, और अगला है सहायक, सहायक क्रिया, और फिर एक है लास्ट जिसका नाम है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। ठीक है, हमने पूरा लिख दिया है। अब देखो, क्रिया का जो वर्गीकरण है वो इस 3 आधार पे हम इस प्रकार से करेंगे। तो एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूं कि क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया क्या है? सबसे पहली बात कि क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, हंसना, रोना, आना, जाना, जिसमें ना दिखता है, और ना केवल दिखे वही नहीं, मतलब लगे कि कोई काम हो रहा है, काम होने का बोध होगा, तो हम कह देंगे, जैसे मान लो लिखा है चलता, जैसे राम चलता है, तो एक काम हो रहा है ना भाई, चलने का, तो इसलिए ये क्रिया है जिससे आने जाने का बोध होगा। ठीक है, वो तो शुद्धता प्रकट करने के लिए हम लास्ट में नहीं लगाते हैं, तो ज्यादा बेहतर मानते हैं, इसलिए पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, रोना, ये सब हम क्रिया मानते हैं, पर ये भी क्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक हो गया क्रिया। उसके बाद इस क्रिया का वर्गीकरण हम कितने आधार पे करते हैं? 3 आधार पे। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, जिसको हम लोग प्रयोग एवं संरचना के आधार पर भी बोलते हैं साथ में, और एक काल के आधार पर। ये तीसरा प्रकार है क्रिया के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, और इसमें भी सकर्मक 2 होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक। प्रयोग और संरचना के आधार पर आते हैं, तो संरचना के आधार पर 5: संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए प्रयोग एवं संरचना के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है सहायक, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया।
काल के आधार पर कितने होते हैं? 3। इस 3 को भी लिख लेते हैं। और इस 3 में कौन कौन आते हैं? तो देखिएगा, वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है, एक तो ये हो गया वर्तमान कालिक। देखो काल के आधार पर है ना, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसी के आधार पर बन जाएगा भूतकालिक क्रिया, और उसके बाद बन जाएगा भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लो इस एक जगह पर, इस पूरे चार्ट को। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं क्रम से और इसको खत्म करते हैं। थोड़ा जल्दी से नोट कर, तो इसको करते हैं इरेज, और हम लोग का बच जाएगा केवल और केवल 8 परिभाषा। 8 चीजों को परिभाषित करना है और आपका क्रिया हो जाएगा खत्म ना। इसमें +3 हो रहा है यहाँ कहने से, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। नाम है सामान्य क्रिया। तो शुरू करते हैं इसको। देखिएगा, क्रिया का जो वर्गीकरण है प्रयोग और संरचना के आधार पर 8 है। इसमें कितने प्रकार के हमने क्रिया रखा है? 8 रखा है। केवल संरचना के आधार पर 5 होता है, और 3 जो बढ़ता है, प्रयोग और संरचना जब कहते हैं तो 3 बढ़ जाता है, जो कि सामान्य, सहायक और सजातीय आता है। तो हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे सामान्य क्रिया को। देखिएगा ध्यान से, देखो मनीष, सामान्य क्रिया का मतलब क्या होगा? जब कोई वाक्य दिया रहेगा, ठीक है, इसको समझना ज्यादा है और एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी परिभाषा कहीं एग्जाम में बहुत कम ही पूछते हैं, लेकिन आ जाए ध्यान कीवर्ड से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सामान्य क्रिया क्या है? तो जिसमें एक कार्य होगा और इस एक कार्य को करने के लिए एक क्रिया शब्द प्रयुक्त हुआ। एक क्रिया शब्द प्रयुक्त मतलब कार्य कितना होगा? एक। क्रिया शब्द भी कितना प्रयोग में लाया गया है? केवल और केवल एक। तो उसको हम कहेंगे सामान्य क्रिया। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा कि रेशमा किताब पढ़ती है। तो आप बताओ कि इसमें काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का, है ना। और इसके लिए क्रिया कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? पढ़ती है, यहाँ पे है। तो एक शब्द प्रयोग हुआ है और एक काम भी हो रहा है पढ़ने का। लेकिन यहीं पे अगर रहता कि रमेश पाठ पढ़ लिया, इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि क्रिया एक लेना एक क्रिया है, लिया है, और पढ़ना भी एक क्रिया है। तो यहाँ एक और ये एक, कितना क्रिया हो गया? 2। काम कौन सा हो रहा है? रमेश पाठ पढ़ा है, तो काम कितना हुआ है? एक ही हुआ। लेकिन क्रिया कितना प्रयोग हुआ? 2 गो हो गया। समझ रहे हो? जैसे लिखा कि मैं सो कर पढ़ता हूं, सो कर पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं। अब ध्यान से देखो, तुम काम का एक हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक वो पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन क्या क्या हुआ है? एक तो सोकर, तो सोए है, सोना भी एक क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। यहाँ 2 क्रिया प्रयुक्त हो गई है। तो ऐसा जब होगा तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया, जिसमें कम से कम 2 सामान्य क्रिया या 2 से ज्यादा होगा। कम से कम कितना क्रिया एक साथ में आएगी? 2। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो किसी वाक्य में, तो हम उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। और सामान्य क्रिया में क्या होगा? जिसमें एक ही क्रिया यूज होगी, एक ही क्रिया प्रयोग होगा। वैसा जब किसी वाक्य में किसी एक कार्य के लिए कोई एक क्रिया शब्द प्रयुक्त होता है तो उसको हम बोलते हैं सामान्य क्रिया। जैसे रमेश किताब पढ़ता है, और आम बोलचाल की भाषा में जो हम साधारण वाक्य बोलते हैं उसमें एक काम के लिए एक क्रिया प्रयुक्त होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी एक कार्य के लिए 2 या 2 से ज्यादा क्रिया का प्रयोग कर दे एक ही वाक्य में, तो हम उसको बोलते हैं कि यह कौन सा क्रिया इसमें प्रयुक्त हुआ है? संयुक्त क्रिया। और एग्जांपल लेते हैं, आप आते जाते रहिए, ठीक है। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। तो एक जो नेचर है ना बच्चों का, बस वही बताया जा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, माने खेलने कूदने का काम हो रहा है, तो उसको एक साथ काम एक ही हो रहा है, लेकिन उसमें कितना प्रयुक्त होगा? खेलना और कूदना, 2 क्रिया प्रयुक्त हो गया है।
तो ऐसा होगा तो हम कहेंगे संयुक्त क्रिया, और ऐसा होगा रमेश रेशमा किताब पढ़ती है, राम आम खाता है, मोहन घर जाता है ना, ऐसा कुछ रहेगा तो हम उसको कहेंगे सामान्य क्रिया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वाक्य में एक कार्य के लिए एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग हो तो हम उसको बोलते हैं सामान्य क्रिया। एग्जाम्पल में लिख लेंगे। संयुक्त क्रिया में क्या लिखेंगे? जब किसी वाक्य में कार्य कितना हो? एक ही हो। जब किसी वाक्य में एक कार्य के लिए दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है तो हम उसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है, क्या आप इसको लिखना चाहेंगे कि इतना से काम हो जाएगा? क्या इतना से काम नहीं हो जाएगा? एक कार्य एक क्रिया शब्द प्रयुक्त। यहाँ पे हम क्या ट्रिक लिख सकते हैं, मतलब कीवर्ड्स। कार्य कितना रहेगा? एक कार्य, और इस एक कार्य को करने के लिए कितना होगा? दो या दो से अधिक क्रिया, क्रिया शब्द प्रयुक्त। क्रिया जो होता है ना, एक शब्द होता है ना। तो इसको अब समझ में आ जाएगा कि सामान्य क्रिया क्या है। वैसा क्रिया आप जैसे कोई परिभाषित ही करने को कह देते, ये बात आपको समझ में रहेगी, ध्यान में रहेगा, तो आप इसका परिभाषा खुद से बना सकते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी एक कार्य को करने के लिए एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में किसी एक काम को करने के लिए दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है तो हम उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रेशमा किताब पढ़ती है, मोहन विद्यालय जाता है, आप पटना जाते हैं। तो ना पता चले कि हाँ एक काम हुआ, एक क्रिया प्रयोग हुआ। लेकिन जब आपको संयुक्त क्रिया में जब जाएंगे तो हम उसको ये वाला आप दो उठा कर रख देंगे, ये दो भी वहीं पे जाएगा, है ना, यहाँ पर, और आप आते जाते रहिए, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, ये सारी बातें इस टाइप की होगी तो हम संयुक्त क्रिया में इसको रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। अब आते हैं सहायक क्रिया पर। कौन सा? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इंग्लिश में इसी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो ध्यान क्या रखना है कि जो सहायक क्रिया होती है वो हमेशा सहायता करती है। सहायक क्रिया क्या करेगी? हमेशा सहायता करती है। किसकी सहायता करेगी? किसी का तो करेगी। तो उसको ध्यान रखना, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो क्रिया होता है ना, आपसे अगर पूछा जाए कि क्रिया के अंग कितने होते हैं, क्रिया के अंग, क्रिया के अंग, टॉपिक देखो ध्यान से, क्रिया के अंग कितने होते हैं? दो। कौन कौन क्रिया के अंग होते हैं? एक मुख्य क्रिया होती है, क्रिया के अंग दो हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो होता है किसी वाक्य में, जब भी मुख्य क्रिया रहेगा उसकी सहायता करता है सहायक क्रिया। और ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें मुख्य क्रिया हम किसको बोल देंगे? ये है, इसको हम मेन वर्ब ऐसे लिख रहे हैं शॉर्ट में। मैं पढ़ रहा हूं तो ये तो हो गया मुख्य क्रिया, और ये जो रहा हूं है ना, ये हो जाएगा सहायक क्रिया। अब कहेंगे कि सहायक क्रिया की क्या जरूरत थी? तो ये ध्यान रखना है कि जो सहायक क्रिया होती है वो हमेशा और हमेशा काल का परिचायक होती है। काल का परिचायक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये समय का निर्धारण करती है। मुख्य क्रिया किस काल में हो रहा है इसका वो बताती है, इसका संकेत देती है। अब देखो, मैं पढ़ रहा था, अगर ऐसा कर देते तो रहा था सहायक क्रिया हो जाता, तो क्या बताता? मुख्य क्रिया के बारे में कि काम खत्म हो गया है। लेकिन अभी क्या बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ ही रहा हूं। क्या लिख देता? मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ना तो हो जाएगा मुख्य क्रिया, और गा उसमें जो लग रहा है तो भविष्य में चला जाएगा। तो जो सहायक क्रिया होती है वो किसी मुख्य क्रिया की क्या बताती है? काल, समय बताती है कि वो किस समय में हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सहायक क्रिया में? वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ठीक, यह क्रिया मुख्य क्रिया के काल का परिचायक होती है। ये लाइन आपको लिखना है, और जैसे में आपको क्या लिख देना है, एक ऐसा हमने खींचा और इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की बातें हमने कर दी। ठीक, क्या लिखवा दे परिभाषा? लिख लोगे? बोलिए सर, कोई दिक्कत, कष्ट? अब आते हैं
पहले इसको ले लें कि चलो पूर्वकालिक लेते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में देखो पहले शब्द क्या लिखा है, पूर्व, और कालिक से काल और इक प्रत्यय निकालेंगे तो यहां से हम काल निकाल सकते हैं। पूर्व काल मतलब ऐसी क्रिया, किसी वाक्य में ऐसी क्रिया हमें दिख जाए जो पहले ही समाप्त हो चुकी है और अभी कोई दूसरा काम हो रहा है ना। तो वैसी क्रिया जो किसी वाक्य में हो और वो पहले हो चुकी हो, मतलब कम से कम इसमें कितना क्रिया दिया रहेगा, 2 क्रिया दिया रहेगा। मतलब कि एक क्रिया से पहले क्रिया खत्म हो गई होगी, तब उसको हम बोलेंगे पूर्वकालिक। जो पहले हुआ है, पूर्व में जो खत्म हुआ है उसको हम बोलेंगे पूर्वकालिक। जैसे मैं पढ़कर सोता हूं, ठीक, तो मैं पहले पढ़ता हूं फिर तो सोता हूं ना, तो इसमें पूर्वकालिक कौन होगा, पढ़कर, क्योंकि मैं पहले पढ़ता हूं फिर सोता हूं, है ना। मैं नहाकर विद्यालय जाता हूं, तो नहाकर, तो ये जो नहाने वाला जो काम है वो पूर्वकालिक में आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। तो हम क्या लिखेंगे, जब किसी वाक्यों में दी गई क्रियाएं में से, या ऐसे लिख दो कि वैसी क्रिया जो जो किसी एक क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी हो। मतलब एक और चीज यहां ध्यान देना, संयुक्त क्रिया में क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, और पूर्वकालिक क्रिया में क्या हो रहा है, एक खत्म हो गया फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। जैसे मैं नहाकर पढ़ विद्यालय जाता हूं, तो पहले नहाया फिर विद्यालय गया, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या है, मैं लेटे लेटे पढ़ता हूं, है ना। आप आते जाते रहिए, एक ही जगह से सब प्रयोग होगा, है ना। जैसे मैं लेट कर पढ़ता हूं, तो अभी लेटा भी हूं और पढ़ भी रहा हूं, दोनों क्रिया साथ में चल रही है, तब उसको हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया, ठीक। अब पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, एक पहले खत्म हो गया फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, ठीक। आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तो दुनिया के सभी बच्चों को याद रहता है, 6ठी क्लास में भी वो याद हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग कुछ इसी टाइप के चाहते भी हैं। क्या है प्रेरणार्थक क्रिया, कि प्रेरणार्थक क्रिया उसको बोलते हैं नहीं, वैसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं काम को न करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है और उससे करवाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, बोलते हैं ना। जैसे मोहन पाठ पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ रहा है ना पढ़ा रहा है, वो पढ़वा रहा है किसी से, है ना। शिक्षक बच्चों से लिखवा रहे हैं, वो खुद नहीं लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि आप लोग लिखिए, है ना। तो ऐसा कुछ काम रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करेगा, कर्ता जो होगा वो किसी जो सामने वाला इंसान होगा उसको मोटिवेट कर देगा, थोड़ा प्रेरणा दे देगा, तो फिर वो काम करने लगेगा। जैसे माँ अपने बेटी से खाना बनवाती है या पकवाती है, अब इसमें क्या हो रहा है, काम कर कौन रहा है, बेटी, लेकिन माँ ने उसको प्रेरणा दी है और काम हो रहा है। समझ गए। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, कर्ता स्वयं नहीं काम करता है, वो किसी दूसरे से करवाता है। तो वैसे सेंस में जब हम दिखेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। तो अगर ऐसा कुछ वाक्य दिया रहे, देखिएगा वाक्य इसमें दिया है, माँ अपने बेटी से खाना पकवाती है। अब आपसे पूछा कि इस वाक्य में जो क्रिया है वो बताइए कि कौन सी क्रिया है। तो देखो माँ जो है वो तो संज्ञा है, जातिवाचक में आ जाएगा। अपनी बेटी, बेटी भी है तो संज्ञा ही है, तो ये तो दोनों संज्ञा हो गए। हमको तो क्रिया खोजना है ना, खाना तो कुछ ना कुछ खा रहे हैं ना, वो भी एक वस्तु है, वो भी हटाओ। पकवाती है, पकाना या पकवाना, ये क्या है, क्रिया है। और एक क्रिया आ गई, मिला ना एक क्रिया। अब इस एक क्रिया में अब हम सेंस क्या देख रहे हैं कि माँ खुद नहीं कर रही, अपनी बेटी से पकवा रही है, तो कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से काम करवाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि ये सकर्मक है कि अकर्मक, तो ये सकर्मक अकर्मक हम पहले पढ़े थे, हर लाइन में सकर्मक अकर्मक नहीं ढूंढेंगे, जो कहेगा वही ढूंढेंगे। अभी कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया बताओ, तो हम प्रेरणार्थक ढूंढेंगे। अब कहता सकर्मक है कि अकर्मक, तो सीधा दिखता क्या पकवाती है, खाना, सीधा सकर्मक आता है कि नहीं, तो ये सकर्मक है। तो इस वाक्य में जो पकवाती है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर आप कहना चाहो तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, इसको मिटाए थोड़ा,
देखो एक्चुअल में बात क्या है कि आप इसको नहीं नोट करोगे ना तो भूल भी जाओगे, ठीक है, नोट भी करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी मैं आपको क्या करता, ये 3 बज गए ना, तो 3 थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लेते, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, दो एग्जाम्पल लिखते चलेंगे, ठीक है।